तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का आपका ये जो कि है 6वां वीडियो लेक्चर है। और आज हम जो कि अपना 4th लेसन कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपका इसमें जो कि 5th लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब कि आपका स्विच गियर के जितने भी टॉपिक 4th और 5th लेसन के बचे हैं वो आज हम पूरा जो कि ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट का रिवीजन भी जो कि है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो कि इसकी ब्रह्मास्त्र सीरीज आएगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें। आज का देखिए हमारा पहला टॉपिक आता है 4th लेसन का, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, मतलब कि ओवर वोल्टेज के कारण क्या क्या होते हैं। ओवर वोल्टेज के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक। कॉजेज को हम बोलते हैं क्या, कारण। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ओवर वोल्टेज होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिकल लाइन की रेटेड वोल्टेज से इलेक्ट्रिक लाइन की रेटेड वोल्टेज से +10% वोल्टेज से अधिक वैल्यू की वोल्टेज ओवर वोल्टेज कहलाती है। मतलब कि +10% वोल्टेज से अधिक वैल्यू की वोल्टेज हमारी क्या कहलाती है, ओवर वोल्टेज कहलाती है। ओवर वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई भंग हो जाती है। लगातार इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए ओवर वोल्टेज से इलेक्ट्रिक सिस्टम का प्रोटेक्शन आवश्यक होता है, ठीक। ये तो हमारा हो गया ओवर वोल्टेज क्या होता है। अब ओवर वोल्टेज के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक, उन सभी को हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इंटरनल कॉजेज, मतलब कि आंतरिक कारण क्या क्या होते हैं ओवर वोल्टेज के। देखिए, इसका संबंध विद्युत परिपथ की आवश्यकताओं के आकस्मिक परिवर्तनों अथवा अनुनाद द्वारा उत्पन्न दोलन से होता है। आगे इन्हें निम्न प्रकार से जो कि वर्गीकृत किया गया है। देखिए, सबसे पहला आपका इसके अंतर्गत आता है एक आधारित लाइन का स्विच आपका परिचालन। दूसरा आता है विद्युत रोधन का विफल हो जाना, मतलब कि फेल हो जाना और आर्कन भू। और चौथा हमारा आता है अनुनाद स्थिति। सबसे पहले हम जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्विचिंग ऑपरेशन ऑन आपका ओवरलोडेड लाइन। एक स्विचिंग ऑपरेशन से सर्किट आपका कंडीशन में अचानक परिवर्तन करता है। जब एक ओपन एंड लाइन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होती है तो आपके ट्रेवलिंग वेव स्थापित हो जाती है, तो तेजी से लाइन को चार्ज करती है। जो क्या करती है, तेजी से लाइन को चार्ज करती है। लाइन के ओपन एंड पर पहुंचने पर ये वेव बिना किसी परिवर्तन के पूरी तरह आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि पीछे हो जाती है। इससे उस एंड पर आपके वोल्टेज 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए, जब आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वेव, तो उससे क्या होगा, आपका वोल्टेज 2 गुना हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्शन को बढ़ाते हुए वापस सप्लाई एंड पर पहुंच जाती है। मतलब कि हमने क्या बताया था आपको, वापस चली जाती है, मतलब कि वापस सप्लाई एंड पर पहुंच जाती है। देखिए, दरअसल लॉसेस के कारण वेव धीरे धीरे खत्म हो जाती है और लाइन सामान्य वोल्टेज प्राप्त कर लेती है। मतलब कि जब आपके ज़्यादा लॉसेस होंगे तो आपकी वेव क्या होगी, धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी लॉसेस के कारण, और लाइन सामान्यतः वोल्टेज प्राप्त कर लेती है। इसलिए स्विचिंग के तुरंत बाद लाइन द्वारा प्राप्त मैक्सिमम आपके पोटेंशियल मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज VRMS या आपका 2√2 VRMS से अधिक नहीं हो सकता है, जहां VRMS फेज वोल्टेज के VRMS वैल्यू होती है, ठीक है। बी हमारा आता है इंसुलेशन फेलियर, मतलब कि इंसुलेशन का खराब हो जाना। देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि एक पावर सिस्टम में इंसुलेशन फेलियर विभिन्न स्थानों पर हो सकता है, जैसे कि ओवरहेड लाइन के कंडीशन, या एक आपके इंसुलेटेड केबल के कोर के बीच, या एक आपके कंडक्टर या कोर और अर्थ के बीच। देखिए, आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के किन्हीं 2 कंडक्टर के बीच या कंडक्टर के अर्थ के मध्य इंसुलेशन फेल से वोल्टेज अचानक तीव्र से 0 मान पर हो जाता है। देखिए, जब आपका इंसुलेशन फेल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज अचानक से वोल्टेज का मान हमारा 0 हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं। देखिए, रेजोनेंस कंडीशंस। देखिए, जनरली ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बहुत कम होती है। आपकी जो सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है सेंट्रल लाइन की, ठीक है, जिससे सप्लाई की मूल्य फ्रिक्वेंसी पर आपके रेजोनेंस की संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि आपके जनरेटर EMF वेव आपके डिस्टर्ब होती है, अगर EMF वेव हमारी जो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हाई हार्मोनिक्स पर आपके रेजोनेंस के कारण परेशानी हो सकती है, जिससे वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू में वृद्धि होकर ओवर वोल्टेज की घटना घटित हो सकती है। चौथा हमारा आता है आर्किंग ग्राउंड। देखिए, आर्किंग ग्राउंड क्या होता है, यह फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 एम्पियर से, यदि फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 एम्पियर से अधिक हो जाती है तो आपके फॉल्टी पॉइंट पर उत्पन्न, देखिए, आयोनाइज्ड
पथ में यह करंट आर्क को बनाए रखती है तथा फॉल्ट खत्म होने के बाद भी यह करंट आर्क को सेट कर सकती है। अर्थ करंट के कारण आर्क उत्पन्न की घटना से आर्किंग ग्राउंड कहते हैं। देखिए अर्थिंग ग्राउंड के कारण जो आर्क मतलब कि जो आग या चिंगारी आपकी उत्पन्न होती है उस घटना को हम आर्किंग ग्राउंड कहते हैं। इसका अगर आपको चित्र बनाना हो तो ये चित्र आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी अगर चाहें तो इसको बना सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल कॉज, मतलब कि बाहरी कारण आपके ओवर वोल्टेज के क्या क्या होते हैं। देखिए वे डिवाइस जो सर्ज वेव को रोकते हुए या उसके रिजल्ट को कम करते हैं, वे डिवाइस जो सर्ज वेव को रोकती हैं या उनके रिजल्ट को जो कि कम करती हैं, जैसे कि अर्थ वायर या अर्थ स्क्रीन। वे डिवाइस जो सर्ज वेव को जो कि है अर्थ की ओर डाइवर्ट मतलब कि भेजती हैं, ठीक। लाइटिंग जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर और लाइटिंग आपके डाइवर्टर, ठीक है। वे डिवाइस जो सर्ज वेव फॉर्म की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कि अवशोषित कर वेव रूप में सुधारती हैं, मतलब कि कुछ एनर्जी को वो अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आता है, सर्ज एब्जॉर्बर। इसमें देखिए हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि देखिए प्रत्यक्ष तड़ित आघात के कारण मतलब कि जो कि है आपके बाहरी कॉजेज क्या क्या हैं, प्रत्यक्ष तड़ित के आघात के कारण आप प्रत्यक्ष तड़ित के आपके आघात के कारण, संचरण लाइन के साथ साथ परिवर्तनीय अवस्थाओं के कारण और संचरण लाइन के निकट भू में तड़ित विसर्जन के कारण आपके जो कि है ये आपके क्या है, बाहरी कारण आपके ओवर वोल्टेज के हैं। अब अगला पॉइंट जो कि आपका आता है ट्रैवलिंग वेव्स। देखिए ट्रैवलिंग वेव्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर लाइटनिंग अरेस्टर तथा इससे रिलेटेड करंट का ट्रैवल करना आपके ट्रैवलिंग वेव्स कहलाता है। देखिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर लाइटनिंग अरेस्टर तथा इसके रिलेटेड करंट का ट्रैवल करना आपका क्या कहलाता है, ट्रैवलिंग वेव कहलाता है। इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए जहाँ पर आपका आर क्या है, रेजिस्टेंस है, सब लिखे हुए हैं यहाँ पर फुल फॉर्म, ठीक है। आर है रेजिस्टेंस, एल है इंडक्टेंस, सी है आपका क्या है कैपेसिटेंस और जी आपका क्या है, जी देखिए आपका है ट्रांसमिशन लाइन की क्षण मतलब कि कंडक्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस हम इसको कहेंगे जी को, ठीक। इसके बाद देखिए फिगर में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क दिखाया गया है और जहाँ पर आर लाइन की प्रति इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस है, एल आपका इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है और जी आपका क्या है, लीकेज मतलब कि लीकेज कंडक्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका जो कि इसके बारे में लिखा है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जो कि इसकी वर्किंग वगैरह और इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे कि यदि ट्रांसमिशन लाइन के एक सिरे पर आपके एक वोल्टेज ET प्रयुक्त की जाए तो बिना किसी क्षण के जो कि है साथ क्षति के साथ मतलब कि किसी नुकसान के साथ वोल्टेज ET पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। इसके बाद जो कि यह है इंडक्टेंस L से होकर कैपेसिटेंस C की अगली यूनिट में डिस्चार्ज होने का प्रयास करता है। देखिए जो वहाँ पर आपके चित्र में बनाया गया है उसी के बारे में जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ बताया गया है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया, देखिए चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग का यह प्रक्रम लाइन के अंतिम एंड तक चलता रहता है, मतलब कि लाइन के आपके एंड तक जो कि है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रक्रम यही ऐसे ही चलता रहता है और वेव में एनर्जी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप अर्थात कैपेसिटेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में अर्थात इंडक्टेंस में चार्ज होती रहती है। मतलब कि जो आपकी वेव में एनर्जी है, वेव फॉर्म में एनर्जी, वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में अर्थात कैपेसिटेंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में या आपके इंडक्टेंस के चार्जिंग के रूप में जो कि है दिखती रहती है। इस प्रकार वोल्टेज वेव तुल्य मतलब कि इक्वल बराबर आपके करंट वेव को बनाए रखती है या बनाती है, लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक सीरीज फॉर्म में जो कि है डेवलप करती है, मतलब कि ले जाने का कार्य करती है। वोल्टेज तथा करंट का यह आपके प्रोपोगेशन जो कि है ट्रैवल या आपका ट्रैवलिंग वेव कहलाता है, ठीक। ट्रैवलिंग वेव कहलाता है जब ट्रैवलिंग वेव लाइन के एक आपके ट्रांजिशन पॉइंट पर पहुंचती है जिस पर लाइन में पैरामीटर्स अचानक परिवर्तन हो जाते हैं तथा वेव का कुछ भी आपके पार्ट वापस नहीं होता है जिसे आपके रिफ्लेक्शन कहते हैं और वेव का कुछ भी पार्ट सर्किट से जो कि है सर्किट के एंड अन्य पार्ट में जो कि है एंटर कर पाता है। देखिए
ट्रांजिशन पॉइंट पर वोल्टेज तथा करंट का मान आपका क्या हो जाता है, 0 से लेकर 2 गुना तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हमारा था क्या, ट्रैवलिंग वेव। अगर ट्रैवलिंग वेव आपसे पूछ रही तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखिए आगे क्या लिखेंगे कि इसकी वैल्यू इसके टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक पर जो कि डेवलप करती है या डिपेंड करती है, आधारित मतलब कि निर्भर करती है। इस तरह से आप इसका जो कि एक और फिगर आपके इसका बना सकते हैं, जहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, आपके इंसिडेंट वेव है। ठीक, ई डैश आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव, और ई डबल डैश आपका क्या है, आपके ट्रांसमिटेड वेव। ठीक, यहाँ पर आप इसको इस तरह से वेव फॉर्म में दिखा सकते हैं कि वेव इसकी किस तरह से जाती हैं। इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये फॉर्मूला भी आप इसका लिख सकते हैं, V बराबर I/√L/C। देखिए सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, Z बराबर आपका क्या होगा, √L/C। जब ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल आइडियल कंडीशन, मतलब कि आइडियल कंडीशन में होती है, लॉस आपके लेस होते हैं, मतलब कि बिना लॉस के होती है, तो R का मान होगा 0 और G का मान भी क्या होगा, 0। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा आएगा, अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे, अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटेक्शन अगेन लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। लाइटनिंग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, बे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो सर्ज तथा ओवर वोल्टेज से इलेक्ट्रिक डिवाइस के प्रोटेक्शन डिवाइस कहलाती हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल आपके इक्विपमेंट जो आपके सर्ज तथा ओवर वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। लाइटनिंग के कारण उत्पन्न वोल्टेज ओवर वोल्टेज को दूर करने के लिए या मैक्सिमम करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस तथा इक्विपमेंट को निम्न 3 पार्टों में जो कि है विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला पार्ट हमारा क्या है, वे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सर्ज को डिवाइस पर या लाइन पर रोकने से आपके आने से रोकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थ वायर, अर्थ स्क्रीन और अर्थ रॉड और आपके क्या काउंटर फेज वायर आदि कहते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमारे आते हैं कि वे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक सर्ज को आपके लाइन से पृथ्वी की ओर डाइवर्ट करने का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइटिंग अरेस्टर, सर्ज आपके डिवाइडर। ठीक है, इसके बाद तीसरे पार्ट में हमारे आते हैं कि वे इलेक्ट्रिक आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सर्ज तथा ओवर वोल्टेज को वेव के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वेव के रूप में परिवर्तन करने का काम करते हैं और एनर्जी के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि अवशोषित कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, सर्ज आपके एब्जॉर्बर। ठीक, इनके बारे में हम आगे भी जो कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है, अगला टॉपिक आपका आ जाता है अर्थ वायर तथा अर्थ आपके ग्राउंड वायर क्या होता है। अर्थ वायर तथा आपका ग्राउंड वायर क्या होता है, देखिए अर्थ वायर की आपकी सेल्डिंग वायर भी कहा जाता है। यह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को बादलों से आपके इंड्यूज चार्ज तथा लाइटनिंग डिस्चार्ज से बचाता है। इंड्यूज चार्ज तथा लाइटनिंग डिस्चार्ज से जो कि क्या करता है, आपका अर्थ वायर बचाता है। अर्थ वायर एक कंडक्टर होता है जो आपके सपोर्टर पर ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के पैरेलल में लगाया जाता है और निश्चित इंटरवल या दूरी पर प्रत्येक टावर द्वारा अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थ कर दिया तो मतलब अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। अर्थ वायर को ट्रांसमिशन लाइन के नीचे तथा ऊपर लगाया जा सकता है, परंतु ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर चलने वाला अर्थ वायर अधिक इफेक्टिव होता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे क्या, आपका लाइन प्रोटेक्शन के पूरे लाइन प्रोटेक्शन के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए माना कि ट्रांसमिशन लाइन के ठीक ऊपर एक धनात्मक आवेश का बादल आ रहा है जो अपने नियरेस्ट मतलब कि पास के नीचे वाले भाग का ऋणात्मक चार्ज आपके इंड्यूस करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है, इंड्यूस करता है। इस प्रकार अर्थ वायर तथा लाइन कंडक्टर तथा अर्थ वायर दोनों की नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब कि इंड्यूस हो जाते हैं, परंतु अर्थ वायर समान तथा निश्चित अंतराल पर अर्थ से कनेक्ट होता है, इसलिए केवल अर्थ वायर का टोटल इंड्यूस चार्ज पृथ्वी को चला जाता है। मतलब कि टोटल चार्ज क्या होता है, आपकी जितनी भी आकाश बिजली की जो चार्ज आपका आया है वो आपका कहाँ पर, पृथ्वी में चला जाता है। चूँकि अर्थ वायर तथा लाइन कंडक्टर एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं, इसलिए लाइन कंडक्टर को भी जो कि है इंड्यूस चार्ज की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। मतलब कि जो आपकी लाइन कंडक्टर से आपकी जो चार्ज आता है उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे लाइन कंडक्टर के पोटेंशियल में कम जो कि है बढ़ोतरी होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला हम समझते हैं आपका अर्थ स्क्रीन होता क्या है। देखिए अर्थ स्क्रीन क्या होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं।
अर्थ स्क्रीन क्या होता है? यह इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन, कंट्रोलिंग स्टेशन आदि, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जैसे ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आदि इंटरनल आपके कनेक्टर को डायरेक्टली लाइटिंग से आघात से आपके प्रोटेक्शन प्रदान करता है। देखिए लाइटनिंग मतलब कि क्या है? आकाशीय बिजली से क्या करता है? सीधी आपकी प्रोटेक्शन प्रदान करता है, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु यह वोल्टेज क्योंकि यह वोल्टेज वेव के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देता है। यह कंडक्टर का बना हुआ एक जाल होता है जो एक या एक से अधिक पॉइंट पर अर्थिड रहता है। इसे प्रोटेक्टिव जोन के ऊपर स्पेस में लगाया जाता है। इस आवरण द्वारा आपके बाह्य इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्दा होता है जो सिस्टम से रक्षा प्रदान करता है। सिस्टम को क्या करता है? एक आपके लाइटनिंग से जो कि है सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है? ग्राउंड रॉड या अर्थ रॉड। क्या होता है ग्राउंड रॉड तो अर्थ रॉड? देखिए यह अर्थवार का डेवलप रूप होता है, मतलब कि जो आपका अर्थवार हम इसके पहले पढ़ चुके हैं उसका एक अपडेट वर्जन आप मान सकते हैं। डेवलप रूप होता है जिसे टावर की बेस के पास आपके कनेक्ट किया जाता है। यह टावर के सर्ज इम्पीडेंस को कम कर देता है जिससे सर्ज वोल्टेज के जो कि है आयाम में भी कमी आती है। जो आपका सर्ज वोल्टेज होता है उसके आयाम में इससे कमी आती है अर्थ आपके ग्राउंड रॉड से, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन में टावर के पास एक साथ कई अर्थ वायर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अर्थ वायर का आपके डायमीटर लगभग 15 mm तथा लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। इसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। यह देखिए यह गैल्वनाइज्ड आयरन अथवा कॉपर कोटेड फील्ड आपकी स्टील की बनी होती है, ठीक है। इसके बीच की स्पेसिंग, इसकी नंबर संख्या तथा जमीन की दफन होने की गहराई इससे संबंधित टावर फुटिंग रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, मतलब कि निर्भर करती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा आता है पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन जोन। पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन जोन अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रोटेक्शन जोन वह होता है जो एक प्रोटेक्टिव स्कीम द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, मतलब कि सुरक्षा हमको प्रदान करता है। यह प्रत्येक पावर सिस्टम डिवाइस के आसपास स्थापित किया जाता है। जो आपका पावर सिस्टम में प्रोटेक्टिव जोन होता है ये आपकी पावर सिस्टम डिवाइस के आसपास ही स्थापित किया जाता है। जब किसी प्रोटेक्शन जोन पर फॉल्ट उत्पन्न होता है, जब किसी प्रोटेक्शन जोन पर क्या फॉल्ट मतलब कि प्रदोष उत्पन्न होता है तो केवल उसी जोन के भीतर आपके सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार केवल फॉल्ट एलिमेंट को सिस्टम के बाकी पार्ट को आपके डिस्टर्ब किए बिना आपके आइसोलेट हो जाता है, ठीक। बिना किसी पार्ट को डैमेज या डिस्टर्ब किए बिना ये क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाता है। प्रोटेक्शन जोन संपूर्ण सिस्टम को कवर करता है, मतलब कि आपका जितना पूरा सिस्टम है उसको कवर कर लेता है प्रोटेक्शन जोन, और डिवाइस के किसी भी पार्ट को आपके अनप्रोटेक्टेड नहीं होने देता है। अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ा जाता है, मतलब कि किसी भी पार्ट की, ये आपकी हर पार्ट की जो कि है प्रोटेक्शन जोन आपकी सुरक्षा करता है। पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन जोन मुख्य रूप से आपके मशीन की रेटिंग, उसके स्थान, फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी और आपके डिवाइस की अबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि असामान्य स्थिति पर डिपेंड या निर्धारित करता है, ठीक। अब इसके बाद जो कि देखिए आपका अगला टॉपिक आता है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तड़ित चालक हम जो कि इसको हिंदी में कहते हैं, अब इसके बारे में जो कि हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? तड़ित चालक। क्या कहते हैं? तड़ित चालक। तो देखिए तड़ित चालक हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, और लाइटनिंग अरेस्टर भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक, ये होता क्या है, ठीक। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक, इसकी वर्किंग भी पढ़ेंगे, और साथ ही आपको जो कि फ़ोटो के माध्यम से बताएंगे कि लाइटिंग अरेस्टर आपका जो कि है कैसा दिखता है। देखिए कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको आगे क्लासिफिकेशन में बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपको जो सभी आपके लाइटिंग अरेस्टर है सभी का काम केवल एक ही होता है, आपके तड़ित से आकाशीय बिजली से, ठीक, होने वाले पावर सिस्टम में आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान से बचाना। देखिए पावर सिस्टम को हाई वोल्टेज सर्ज से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है, मतलब कि पावर सिस्टम को हम आकाशीय बिजली से बचाने के लिए, ठीक, जो आपकी बिजली गिरती है, ठीक है,
उससे बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर मतलब कि त्वरित चालक का उपयोग करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का वर्क किसी भी खतरनाक ओवर वोल्टेज को डैमेज करने से पहले डिस्चार्ज करने की अनुमति देना है और फिर डिस्चार्ज के बाद नॉर्मल ऑपरेशन के लिए लाइन को रिस्टोर करना होता है। देखिए आपके अरेस्टर को निम्नलिखित कार्य करने हेतु ठीक करने होते हैं। आपके जो अरेस्टर है उसको निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। कौन कौन से? देखिए सबसे पहला कार्य क्या है आपका, जब तक सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल रहता है तब तक ग्राउंड पर फ्लो होने की अनुमति ना देना, ठीक है। और ग्राउंड को एक पथ प्रदान करता है जब सिस्टम आपका नॉर्मल वोल्टेज से ऊपर बढ़ जाता है, अर्थात जब आपका जो कि है जब ओवर वोल्टेज हो जाता है तब वह वोल्टेज जिस सर्किट पर ऑपरेट हो रही है उस एनर्जी से अलग करना, उसे एनर्जी से जो कि है अलग कर देता है, ठीक। तीसरा हमारा कार्य इसका क्या होता है, ग्राउंड में करंट फ्लो को रोकना, जैसा कि सिस्टम वोल्टेज डिटरमाइंड वैल्यू से नीचे गिरता है और कंडक्टर तथा ग्राउंड के बीच आपके इंसुलेट गुणों को रिस्टोर मतलब करता है। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान ले, आपका जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये क्या करता है, आपकी लाइटनिंग अरेस्टर त्वरित चालक हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक, बड़े बड़े पावर सिस्टम में, ठीक, बड़े बड़े जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ पर भी हम लाइटनिंग अरेस्टर को लगाते हैं। कई घरों पर भी, जो कि बड़े बड़े घरों पर भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। इसका काम होता है आकाशीय बिजली मतलब कि आपकी जो त्वरित आती है उसको ये क्या करता है, सीधा ग्राउंड की ओर फ्लो कर देता है। मतलब कि जो आकाशीय बिजली से आपकी इंडस्ट्री या आपके पावर सिस्टम में होने वाला नुकसान होता है तो वह टाल देता है ये, ठीक, उसको ख़त्म कर देता है। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, इसकी हम कार्यविधि जो कि देख लेते हैं। देखिए जब कंडक्टर के साथ वोल्टेज सर्ज ट्रेवलिंग उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जिस पर एक लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल होता है, तो यह अरेस्टर की इंसुलेशन को तुरंत ब्रेक कर देता है, जिससे वोल्टेज सर्ज ग्राउंड पर डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब कि वोल्टेज जो आपका होता है, ठीक, त्वरित आपकी ग्राउंड की ओर डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ही सिस्टम वोल्टेज आपकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से नीचे गिरता है तो आपका कंडक्टर और ग्राउंड के बीच आपके इंसुलेशन रिस्टोर किया जाता है और ग्राउंड पर आगे का फ्लो रुक जाता है। मतलब कि ग्राउंड पर आगे का फ्लो जो कि नहीं होने देता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ठीक, अगर आप टेक्नोलॉजी तकनीकी के आधार पर देखें तो देखिए सबसे पहले तो आपका आता है मैकेनिकल टाइप अरेस्टर। तो देखिए मैकेनिकल टाइप अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो लाइटनिंग अरेस्टर आते हैं, सिंगल गैप अरेस्टर और आपके मल्टी गैप अरेस्टर। इसके बाद आगे हम देखेंगे केमिकल टाइप अरेस्टर। देखिए केमिकल टाइप अरेस्टर के अंतर्गत आपके चार अरेस्टर आपके आते हैं, इलेक्ट्रोलिटी अरेस्टर्स, ठीक, दूसरा आता है ऑक्साइड अरेस्टर, तीसरा आता है थायराइड अरेस्टर और चौथा आता है कंबाइंड टाइप अरेस्टर, ठीक, मैकेनिकल एंड आपके केमिकल टाइप अरेस्टर, मतलब कि दोनों को कंबाइंड कर ये अरेस्टर आपका बनाया गया है। इसके बाद बी में हम देखेंगे आपके अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। देख आपको सभी जो कि है इसी तरह से लिखना है, पहले तो आपको तकनीकी के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत देखिए काफ़ी सारे अरेस्टर आपके आते हैं। पहला आता है आपका स्पार्क गैप अरेस्टर, ठीक, स्पार्क गैप अरेस्टर के बाद आपका दूसरा आता है रॉड गैप अरेस्टर, तीसरा आपका आता है निडल गैप अरेस्टर, ठीक, चौथा आपका तीसरा जो कि आता है क्या है, हॉर्न गैप अरेस्टर। इसके बाद देखिए ये सब किसके अंतर्गत हैं, आपके स्पार्क गैप अरेस्टर के अंतर्गत ही आपके इतने सारे अरेस्टर आते हैं, ठीक। आपको साइड में जो कि ये फोटो दिखाने की हम कोशिश करेंगे आपके जो भी अरेस्टर होंगे। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा हो गया, चौथा हमारा आता है स्पेयर गैप अरेस्टर, ठीक। इसके बाद हमारा पांचवा आता है, इसके बाद हमारा देखिए पांचवा आता है क्या, डिस्क गैप अरेस्टर। इसके बाद छठवां हमारा क्या है, मल्टीपल गैप अरेस्टर। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आपका दूसरा आता है इलेक्ट्रोलिटी अरेस्टर, ठीक। इसके बाद ऑक्साइड अरेस्टर, आपके थायराइड अरेस्टर, ठीक, एक्सपल्सन अरेस्टर और आपके वाल्व टाइप अरेस्टर। तो ये सभी अरेस्टर आपके आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन के अंतर्गत आपका पहला आता है लाइन अरेस्टर और लाइन अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो अरेस्टर आते हैं, एक आपका ट्रांसमिशन टाइप अरेस्टर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप अरेस्टर। बहुत ही सरल नाम है, ठीक, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आपके अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन में देखेंगे आप लाइन अरेस्टर में दो आते हैं आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अरेस्टर, दो आपके अरेस्टर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन में ही आपके स्टेशन
अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो अरेस्टर आते हैं, पावर स्टेशन अरेस्टर और सब स्टेशन अरेस्टर। इसके बाद डी आपका आता है अकॉर्डिंग टू आपके सर्किट, अकॉर्डिंग टू सर्किट। देखिए ये सभी अगर आप इस तरह से क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो 5 नंबर जो कि आपको पूरे 100% मिलेंगे। इसी तरह से आपको जो कि है क्लासिफिकेशन लिखना है। इसके बाद हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो कि मेन टॉपिक आपके मेन अरेस्टर हैं उनके बारे में भी लिख देंगे। डी हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्किट। इसके अंतर्गत देखिए पहला आता है पावर सर्किट अरेस्टर। पावर सर्किट अरेस्टर के अंतर्गत आपके दो आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट अरेस्टर, प्राइमरी सर्किट अरेस्टर और सेकेंडरी सर्किट अरेस्टर। इसके बाद देखिए ये हमारा आता है अकॉर्डिंग टू लाइन वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के अनुसार। इसके अंतर्गत भी आपके लो और हाई वोल्टेज अरेस्टर, लो वोल्टेज अरेस्टर और हाई वोल्टेज अरेस्टर। बहुत ही ईजी नाम है, अगर आप याद करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, स्पेस गैप अरेस्टर। क्या है स्पेस गैप अरेस्टर? तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता दें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्पेस गैप अरेस्टर, तो देखिए स्पेस गैप अरेस्टर, इसके अंतर्गत आपके 4 अरेस्टर आते हैं। पहला आता है रॉड गैप अरेस्टर, दूसरा आता है स्फीयर गैप अरेस्टर, तीसरा आता है हॉर्न गैप अरेस्टर और चौथा आता है मल्टीपल गैप अरेस्टर। ये सभी नाम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक। इसके चित्र बना देंगे और जो कि हमारा क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले, ठीक, पेपर में कि सर आपका लाइटनिंग अरेस्टर क्या है और इसका वर्गीकरण बताइए, तो इस तरह से हमको ये सभी चीज़ें लिखनी होगी, जब जाकर हमको 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हमारा ये आता है रॉड गैप अरेस्टर। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम कि इस प्रकार के अरेस्टर में 2 रॉड के एंड के बीच एक ईयर गैप होता है। इस प्रकार के अरेस्टर में 2 रॉड के बीच दो रॉड के एंड के बीच एक ईयर गैप होता है। मतलब कि ईयर गैप होता है, अरेस्टर का एक एंड लाइन से कनेक्ट होता है और रॉड का एक दूसरा हिस्सा, मतलब कि दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्ट होता है। देखिए आपका एक, मान लें आपका एक ये अरेस्टर है, इसका एक भाग जो कि है हम लाइन से कनेक्ट करेंगे और दूसरा भाग हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये है आपका क्या, रॉड गैप अरेस्टर। और इस दोनों एंड के बीच क्या होता है, ईयर गैप होता है। अब हम इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए आप इसका चित्र देख सकते हैं साइड में। तो देखिए आप इस तरह से जो कि इसका चित्र बनाएंगे, ये देखिए आपका पहला एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रॉड लाइन में कनेक्ट किया गया, ठीक। ये जो रॉड लाइन में आपका कनेक्ट है ऊपर वाला एंड, और नीचे वाला एंड कहाँ पर कनेक्ट है, आपका अर्थ में कनेक्ट है। रॉड को आपका अर्थ में कनेक्ट किया गया, ठीक। ये बीच में क्या है आपका रॉड गैप, ठीक। और ठीक इस तरह से आप इसका चित्र बनाएंगे पूरा। इसमें हम आगे लिखेंगे कि अरेस्टर को गैप सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, अरेस्टर की गैप सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसे फॉल्ट से पहले ब्रेक करना चाहिए। जब आपका लाइन हाई वोल्टेज हो जाती है, जब आपकी लाइन में हाई वोल्टेज फ्लो होने लगता है तो गैप स्पार्क और फॉल्ट करंट अर्थ से गुजरती है, इसलिए डिवाइस डैमेज होने से जो कि ये बच जाती है। देखिए क्या करता है, जब आपकी तड़ित या आपकी आकाशीय बिजली इस पर गिरती है और आपकी लाइन में हाई वोल्टेज होता है तो ये उस वोल्टेज को आपके डाइवर्ट कर देती है, ठीक, अर्थ की ओर। इसके बाद देखिए दूसरा अरेस्टर हम पढ़ते हैं, स्फीयर गैप अरेस्टर। स्फीयर गैप अरेस्टर का आप जो कि है फिगर इस तरह से बनाएंगे, ठीक। इस तरह से आप फिगर इसका बना देंगे। ये आपकी क्या है, चेकिंग कॉइल है, ठीक। ये आपकी स्फीयर ए और बी। देखिए इस प्रकार की डिवाइस में 2 अलग अलग स्फीयर के बीच ईयर गैप प्रदान किया जाता है। मतलब कि इस प्रकार की डिवाइस में स्फीयर गैप अरेस्टर में हमारे 2 अलग अलग स्फीयर के बीच एक ईयर गैप होता है। एक स्फीयर को लाइन से कनेक्ट किया जाता है तथा दूसरे स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। आपके देखिए जितने भी लाइटनिंग अरेस्टर हैं इसमें एक भाग को हम किससे, लाइन से कनेक्ट करेंगे और दूसरे भाग को आपके अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ये सभी हमको आपके लाइटनिंग अरेस्टर में करना ही है, ठीक है। दोनों आपके स्फीयर के बीच की दूरी बहुत कम होती है, दोनों स्फीयर की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के फेज वाइंडिंग के बीच एक चेकिंग WPL का यूज किया जाता है। एक चेकिंग WPL का यूज किया जाता है और स्फीयर को लाइन से कनेक्ट किया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि अरेस्टर के बीच ईयर गैप इस तरह से सेट किया जाता है कि डिस्चार्ज नॉर्मल ऑपरेशन कंटिन्यू में आपकी कंडीशन में हो सके, ठीक, कंडीशन में ना हो, सॉरी।
अरेस्टर के बीच एयर गैप इस तरह से सेट किया गया है कि डिस्चार्ज नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में ना हो। इसके बाद देखिए तीसरा अरेस्टर हमारा आता है हॉर्न गैप अरेस्टर। देखिए हॉर्न गैप अरेस्टर का आप चित्र इस तरह से बनाएंगे। ये है आपका हॉर्न गैप अरेस्टर का चित्र। ये देखिए आपकी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग लगी हुई है, ये है आपकी चौक कुंडली, ठीक। ये इसका क्या है, फिगर डायग्राम है। आपके हॉर्न गैप अरेस्टर का क्या है, फिगर डायग्राम है, ठीक। ये आपकी जो कि है चौक कुंडली, ये आपकी क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका हॉर्न गैप है, ठीक। ये फोर्स है, ये लाइन गई हुई है आपकी, और ये क्या है, फील्ड है आपका, ठीक। और ये अर्थ से कनेक्ट है। देखिए इसमें आपके हॉर्न के आकार में मुड़ी हुई दो आपके धात्विक छड़ें होती हैं। इसमें हॉर्न के आकार में मुड़ी हुई दो धात्विक छड़ें होती हैं जो सदैव ऊर्ध्वाधर मतलब कि हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई होती हैं, ठीक। हॉर्न की एक रॉड के आपकी सीरीज में रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट करके लाइन में जोड़ा जाता है, और जो दूसरा आपका रॉड होता है तो दूसरा रॉड को आपके डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक भाग को हमारे लाइन से जोड़ा गया है और दूसरे भाग को हमारे अर्थ से जोड़ा गया है। तो इतनी चीज़ तो हमको याद हो ही गई है कि जितने भी हमारे लाइटनिंग अरेस्टर हैं इन सभी में हम एक भाग को जो कि है अर्थ से कनेक्ट करते हैं और एक भाग को हम लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी, अगर आप लोग याद करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे हॉर्न गैप अरेस्टर में कि इस अरेस्टर का गैप इस प्रकार से सेट किया जाता है कि A' तथा A1 तथा A2 के बीच उत्पन्न आपके स्पार्क ओवर नॉर्मल वोल्टेज की लगभग 2 गुना वोल्टेज पर सेट किया जाता है। A1 तथा A2 के बीच स्पार्क ओवर के कारण आपके उत्पन्न आर्क को लो कंडक्टर की तरह ऑपरेट होती है। यह आर्क A से B की ओर ऊपर की तरफ जाती है। देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि गैप में आर्क के कारण उत्पन्न ताप से आपके वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे एयर की A से B की ओर ऊपर जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए हम इसमें लिखेंगे कि A की अपेक्षा B पर गैप अधिक होता है। इससे नॉर्मल वोल्टेज पर आर्क B के अंदर 3 सेकंड से अधिक समय तक नहीं टिकती है, अर्थात आर्क 3 सेकंड में ही बुझ जाती है, ठीक। अगर आपको देखिए इतनी चीज़ अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो कि है हमने देखिए लाइन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक। यहीं तक जो कि हम इसमें लिख भी सकते हैं। ये A', ठीक, ये है आपका B A' है आपका, ये है क्या, B ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। इसके बाद चौथा और आखिरी जो कि है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर आता है, जिसका नाम है मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए मल्टी गैप्स लाइटनिंग अरेस्टर का जो कि आपका फिगर डायग्राम इस तरह से आपका बनेगा, ठीक। ये आपका N, ये आपका क्या, सीरीज गैप, ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक। ये आपका है शंट गैप, ये है सीरीज रेजिस्टेंस, और ये है आपका अर्थ। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें एक भाग को जो कि लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे भाग को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें एक स्पेस गैप होता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेस गैप होता है, इसलिए इसे मल्टी स्पेस गैप लाइटनिंग अरेस्टर भी कहा जाता है। देखिए मल्टी गैप अरेस्टर एक दूसरे से आइसोलेटेड छोटे आपके मेटल सिलेंडर की एक सीरीज होती है और एक एयर गैप से अलग होते हैं। क्या होते हैं, और एक एयर गैप से अलग होते हैं। देखिए पहले और आखिरी सीरीज का हिस्सा ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक, कनेक्ट होता है। आवश्यक गैप की संख्या लाइन वोल्टेज पर डिपेंड होती है। आवश्यक वोल्टेज की संख्या क्या होती है, आपके लाइन वोल्टेज पर डिपेंड होती है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिस अरेस्टर, ठीक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार के अरेस्टर में डिस्चार्ज कैपेसिटी अधिक होती है। मतलब कि इस प्रकार के अरेस्टर की आपकी जो डिस्चार्ज करने की, मतलब कि तड़ित को डिस्चार्ज करने की, डाइवर्ट करने की कैपेसिटी होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। इस अरेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल एल्यूमिनियम प्लेट पर जमी हुई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पतली फिल्म, ठीक, हाइड्रोक्साइड की पतली फिल्म जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहती है के एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि यह विशेष कैरेक्टरिस्टिक है जो लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस को धारण करना और आपके क्रिटिकल वोल्टेज से ऊपर की हाई वोल्टेज पर लो वोल्टेज का धारण करना,
ठीक है। जैसे ही वोल्टेज का मान आपके क्रिटिकल वोल्टेज मतलब कि क्रांतिक वोल्टेज से अधिक हो जाता है या अधिक बढ़ जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिंग आपके डिफ्यूज हो जाते हैं और आपकी लीकेज करंट क्या कर लेती है, फ्रीली होकर आपके क्या कर लेती है, अर्थ के लिए फ्लो होने लगती है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे, परंतु जब वोल्टेज का मान आपके क्रिटिकल वोल्टेज से घटने लगता है तब ऑक्साइड फिल्म का बनना स्टार्ट हो जाता है जो हाई रेजिस्टेंस प्रदान करती है। देखिए, जिससे लीकेज करंट का फ्लो जो कि है अर्थ के लिए रुकने लगता है। अंत में जब हाइड्रोक्साइड फिल्म आपकी पूर्ण रूप से सेवन हो जाती है तब लीकेज करंट का फ्लो होना मतलब कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है हमारा थायराइड अरेस्टर। देखिए, थायराइड अरेस्टर में ये सभी अरेस्टर आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे किसी अरेस्टर को अलग अलग पूछ लें तो इन सभी के बारे में हमको जो कि डिटेल से लिखना होगा, इसका चित्र बनाना होगा, इसकी संरचना, वर्किंग, ठीक है, इस जो आपको जानकारी हो उन सभी के बारे में हमको लिख देना। लेकिन चित्र इन सभी में मेन है। अगर आप चित्र किसी भी डायग्राम को बना देते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो 2 या 3 नंबर आपको फिक्स हो जाते हैं। देखिए, थायराइड अरेस्टर, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के अरेस्टर को प्रायः खतरनाक हाई वोल्टेज के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि हाई वोल्टेज से, हाई तड़ित से सुरक्षा के लिए हम थायराइड अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें थायराइड होता है जो आपके सिरेमिक पदार्थ का अकार्बनिक यौगिक होता है। ऐसे पदार्थ का रेजिस्टेंस तेजी से करंट की हाई से लो वैल्यू तक और लो से हाई वैल्यू तक घटता है। ठीक, ये क्या होता है, हाई से लो होता है और लो से हाई वैल्यू तक जो कि ये घटता है। इसमें एक डिस्क होती है जिसको दोनों साइड आपके स्पिरल किया जाता है ताकि डिस्क के बीच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दिया जा सके। डिस्क को चमकीले पोर्सिलिन कंटेनर के अंदर आपके असेंबल किया जाता है। यह कंटेनर के साथ संयोजन में जो कि है प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि यह लाइटनिंग गिरती है। जब लाइटनिंग गिरती है मतलब कि जब आपकी आकाशीय बिजली गिरती है तो वोल्टेज वोल्टेज उठाया जाता है और गैप ब्रेक डाउन होता है तो आपके अरेस्टर बहुत कम मान तक गिरता है और आपके वेव अर्थ तक जो कि है पर डिस्चार्ज हो जाती है और सर्ज के बाद आपके थायराइड फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, मतलब कि अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाता है। तो इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बनाएंगे आपके थायराइड अरेस्टर का। देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका लगा हुआ है डबल गैप क्लैम्प, ठीक, फॉर आपके कनेक्शन के लिए। देखिए, ये लगा हुआ है एल्यूमिनियम गैप, ठीक, ये आपका स्प्रिंग, ये है हीटिंग डिस्क, ये है सीरीज गैप एलिमेंट, ठीक, ये है आपका क्या, वेव प्रोसेस। तो इस तरह से आप इसका पूरा डायग्राम बना देंगे। हम आपको ये जितने भी डायग्राम आज के वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं ये सभी जो कि है आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। ये है इसका क्या, फिगर डायग्राम, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी के बारे में लिख देंगे और अगर आप डायग्राम बनाकर इसके 2-3 पार्ट के बारे में भी लिख देते हैं तो भी जो कि है बहुत है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, मतलब कि हम कैसे जानें लोकेशन, हम कैसे पता करें लाइटनिंग अरेस्टर लगाने के लिए। तो देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आपके लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। मतलब कि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है इसको हम सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं, मतलब कि तड़ित को दूसरी ओर भेजने वाला। इसे हाई वोल्टेज फीडर अर्थात ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड से ठीक पहले तथा रिसीविंग एंड के ठीक बाद इलेक्ट्रिक स्टेशन या सब स्टेशन पर स्थापित किया जाता है ताकि लाइन में आने वाली हाई वोल्टेज डिसाइरेबल वेव स्टेशन तथा सब स्टेशन के एंटर होने से पहले ही अर्थ के लिए डाइवर्ट हो जाए। देखिए, जो लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर को हम क्यों लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को हम कहाँ पर लगाते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में लगाते हैं, ठीक, कहाँ पर लगाते हैं, लाइन के आने, ठीक, ताकि लाइन के आने वाली जो कि है रिसीविंग एंड के ठीक बाद और आपके सेंडिंग एंड से ठीक पहले लगाते हैं ताकि आपकी जो ऊपर से तड़ित आकाश की बिजली आए तो आपकी सीधी डाइवर्ट हो जाए, किसकी ओर, आपके अर्थ की ओर डाइवर्ट हो जाए। देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज डिवाइस के करीब स्थित होना चाहिए। जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है ये आपके जिस आपको डिवाइस को प्रोटेक्शन देना है उसी डिवाइस के करीब में, मतलब कि पास में स्थापित करना चाहिए इसको।
इसकी प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक, जिसकी प्रोटेक्शन की मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी डिवाइस के पास हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए लाइटनिंग अरेस्टर रेटिंग, ठीक, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नॉर्मल और आपके नॉर्मल और रेटेड वोल्टेज, यह पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज के मैक्सिमम निश्चित वैल्यू द्वारा आउटपुट या इनपुट दिया जाता है, जिससे यह जो कि है अभी भी इफेक्टिव ढंग से और बिना फ्लो पर करंट के ऑटोमेटिक ख़त्म होने के दौरान अपनी लाइन और अर्थ आपके टर्मिनल पर सपोर्ट कर सकता है। देखिए ग्राउंड वोल्टेज के लिए मैक्सिमम साउंड फेज की तुलना में अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग अधिक होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि नॉर्मल डिस्चार्ज करंट, ठीक, नॉर्मल डिस्चार्ज करंट में हम क्या लिखेंगे कि यह एक सर्ज करंट होता है जो स्पार्क ओवर के बाद LA से मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर से होकर प्रवाहित होती है, जो एक इनपुट वेव शेष मतलब कि इस आपके शेप के लिए पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 10, 5, 2.5, 1.5 या 1 kV रेटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है क्या, पावर फ्रिक्वेंसी स्पार्क ओवर वोल्टेज। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कि यह पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की आर्म वैल्यू है, ठीक, आर्म वैल्यू है जो लाइन और अर्थ टर्मिनल के बीच लगाई जाती है, जो कि अरेस्टर और अर्थ के टर्मिनल के बीच होती है, जो सीरीज गैप पर आपके स्पेस के कारण बनी होती है, ठीक। IS आपकी कौन सी IS 3010 के अनुसार स्पेस ओवर वोल्टेज रेटिंग आपकी वैल्यू का 1.5 गुना होती है। इसके बाद देखिए रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इन AC सिस्टम, रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इन क्या AC सिस्टम। देखिए इसमें हम देखेंगे कि आपका सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल कितना होता है, आपका सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल हमारा होता है 400 kV RMS। लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज कितना होता है हमारा 335 kV पीक, ठीक। इसके बाद पावर फ्रिक्वेंसी विथ स्टैंड वोल्टेज कितना होता है 530 kV RMS और इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज हमारा होता है 1425 kV पीक। इसके बाद स्विचिंग आपका सर्ज विथ स्टैंड वोल्टेज हमारा होता है 875 पीक, ठीक। इसके बाद पॉल्यूशन टेस्ट वोल्टेज हमारा होता है 280 kV आर्म। इसके बाद देखिए ये तो अभी सभी आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। इसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर इन DC सिस्टम रेटिंग, मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर आपका DC सिस्टम में रेटिंग जो कि है कितनी होती है, कहाँ पर, तो नॉर्मली वोल्टेज में इसकी रेटिंग होती है जो कि प्लस माइनस आपका 600 kV, ठीक, 600 kV। DC विथ स्टैंड वोल्टेज में इसकी जो कि है रेटिंग होती है 1200 kV। आपके रिवर्स पोलैरिटी टेस्ट आपके वोल्टेज कितना होता है प्लस माइनस 900 kV, ठीक। इसके बाद इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज आपका DC में होता है कितना होता है 900 kV पीक। इसके बाद स्विचिंग सर्ज विथ स्टैंड वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है आपकी DC में 1500 kV पीक। इसके बाद पॉल्यूशन टेस्ट वोल्टेज कितना होता है 660 kV। तो ये आपकी हो गई DC में, उसके हमने पहले पढ़ा था AC में रेटिंग कितनी होती है। इसके बाद देखिए सर्ज एब्जॉर्बर, ठीक है। सर्ज एब्जॉर्बर में क्या पढ़ाएंगे कि ओवर वोल्टेज के कारण होने वाली क्षति, मतलब कि आगामी तरंगों के केवल आयाम, ठीक, ओवर वोल्टेज के कारण होने वाली क्षति या नुकसान पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि वेव फ्रंट के स्टेपनेस या आपके ढालूपन पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सर्ज तथा ओवर वोल्टेज वेव के रूप में कन्वर्ट करती हैं, ठीक, आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वे उपकरण जो आपके सर्ज तथा ओवर वोल्टेज वेव के रूप में कन्वर्ट करती हैं या संशोधित करती हैं और एनर्जी के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब मतलब कि अवशोषित भी करती हैं। इस प्रकार के इक्विपमेंट को हम सर्ज एब्जॉर्बर कहते हैं। इस तरह से आप इसका जो कि डायग्राम बना देंगे, ये आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका लाइन, ठीक है। इस तरह से आप इसका डायग्राम बना देंगे सर्ज एब्जॉर्बर का। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि जब किसी एक आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्ज एब्जॉर्बर क्या है, इसके बारे में बताइए, तो तब हमको ये सब लिखना है। देखिए इसके बाद हम लिखेंगे क्या, जब किसी एक आपके कैपेसिटर को लाइन तथा अर्थ के बीच आपके कनेक्ट किया जाता है, तब यह किसी वेव फ्रंट के ढालूपन को कम करता है। इस प्रकार का ओवर वोल्टेज से होने वाली
क्षति या नुकसान से अन्य डिवाइस की रक्षा करता है। आपका क्या करता है, ओवर वोल्टेज से होने वाले नुकसान की सर्ज एब्जॉर्बर हमारी रक्षा करता है डिवाइस की। एक ट्रैवलिंग वेव तथा उच्च आवृत्ति वेव के डिस्चार्जिंग में एक शुद्ध कैपेसिटर द्वारा एनर्जी का उत्सर्जन नहीं होता ठीक, अपितु उपकरण में एनर्जी को केवल डाइवर्ट करता है ठीक, और मैक्सिमम एनर्जी लाइन कंडक्टर तथा अर्थ कंडक्टर के रेजिस्टेंस में उत्सर्जित होता है ठीक है। यूज हम इसके पढ़ लेते हैं। यूज क्या है, आपके प्राकृतिक इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के लिए और आपके हाई वोल्टेज के आपके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सर्ज एब्जॉर्बर का ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर। लास्ट टॉपिक आपका है आज के वीडियो लेक्चर का ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका टाइप आता है क्या, कैपेसिटर टाइप सर्ज एब्जॉर्बर, आपके इंडक्टर टाइप, ऐसे फेरेंटी टाइप ठीक। और चौथा हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिकल आपकी रिसर्चिएशन सर्ज एब्जॉर्बर। अब देखिए, अब हम आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सर्ज एब्जॉर्बर की आपकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या गुण इसमें जो कि होने चाहिए, इसके बारे में भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सर्ज एब्जॉर्बर ओवर वोल्टेज के इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल डिवाइस की सुरक्षा करता है। इस डिवाइस का यूज मैनुअली जो कि है यूज ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इंटरनल एवं एक्सटर्नल कॉजेज के कारण होने वाले ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए होता है। हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की कंडीशन में यह शीघ्रता से ब्रेक डाउन हो जाता है। इस प्रकार यह किसी भी फ्रिक्वेंसी को असामान्य करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इसमें जो कि है स्वतः ही आर्क दब जाती है। इसे आर्क लगभग 3 सेकंड में ही दब जाती है। इसके कारण हाई वोल्टेज व्यय किए बिना ही आपके इफेक्टिव सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो देखिए, इसी के साथ आपका जो कि है 4th लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब जो कि हमारा 5th लेसन स्टार्ट करेंगे हम। 5th लेसन का जिसका नाम है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन। इसके बारे में हम जो कि जानते हैं विद्युत उपकेंद्र आपके कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान ले कि सब स्टेशन होता क्या है, विद्युत उपकेंद्र होता क्या है आखिर। देखिए, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पावर सिस्टम का वह भाग होता है जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विचिंग के लिए वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जाता है। देखिए, आपका जो विद्युत उपकेंद्र होता है वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पावर सिस्टम का वह भाग होता है जिसमें ट्रांसमिशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन और स्विचिंग के लिए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन किया जाता है। सब स्टेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज मतलब कि आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना या कन्वर्ट करना। सब स्टेशन पर अनेक कार्य किए जाते हैं। जैसे कि सब स्टेशन पर अनेक कार्य कौन कौन से किए जाते हैं आपके, देखिए, जैसे कि पावर को ट्रांसफर करना ठीक, आपके सप्लाई बैलेंसिंग, पावर फैक्टर में संशोधन, एसी को डीसी में बदलना, आवृत्ति बदलना, कम या ज्यादा करना ठीक, आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी को कम या ज्यादा करना। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, आपका सीबी, सर्किट ब्रेकर, बस बार और इंसुलेटर आदि, ये सभी जो कि इसके मुख्य भाग होते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ठीक, सब स्टेशन का जो कि वर्गीकरण। देखिए, तो देखिए क्लासिफिकेशन हम सब स्टेशन का पढ़ते हैं विद्युत उपकेंद्र का वर्गीकरण। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब कि सर्विस के आधार पर। देखिए, सर्विस के आधार पर सबसे पहला आपका आता है ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। क्लासिफिकेशन में आपके कई प्रकार के सब स्टेशन आते हैं। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछ ले सब स्टेशन का, तो अगर आप सभी के बारे में 2-2, 3-3 लाइन ही लिख देते हैं तो आपके 2 पेज आराम से भर जाएंगे। ठीक है, तो हमको सभी अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले हमारा क्या है पॉइंट, आपके सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके अंतर्गत आपका सबसे पहला आता है ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। इसमें शक्ति को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में परिवर्तित, अर्थात हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जाता है। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। आपका जो ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन होता है इसको हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक, ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन क्या होता है, इसमें हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं, और इसको जो कि 4 भागों में बांटा गया है आपका ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन को। सबसे पहला है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन।
प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ठीक, ये क्या होता है, जब सब स्टेशन शक्ति उत्पादक केंद्र से शक्ति प्राप्त करके करता है और इस शक्ति को स्टेप अप करता है, तो इसे प्राइमरी संचरण वोल्टता आपका कितनी होती है, इसकी 132 केवी से 220 केवी होती है। 132 केवी या 220 केवी इसकी जो की है संचरण वोल्टता होती है, मतलब कि इसमें जो प्रवाहित होती है। दूसरा आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। देखिए, अब आप जो कि ये सभी सब स्टेशन के बारे में हमने ट्रांसमिशन, आपका जो सब्जेक्ट था पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर में, ठीक, 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट था ट्रांसमिशन, उसमें हमने इन्हीं सब स्टेशन के बारे में पढ़ा था। आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक, इन सभी सब स्टेशन के बारे में उसमें पढ़ चुके हैं। देखिए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या होता है, इसमें प्राइमरी में 132 केवी से 220 केवी शक्ति प्राप्त करते हैं और इसको स्टेप डाउन करके 33 केवी या 11 केवी में बदलते हैं। देखिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या होता है, इसमें वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। इसमें आपके वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। अब इसके बाद हमारे अगला जो कि आता है कंट्रोल नियंत्रण के आधार पर, मतलब कि कंट्रोल के आधार पर सब स्टेशन। ठीक, ये आपकी क्लासिफिकेशन चल रहे हैं सब स्टेशन के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या, कंट्रोल के आधार पर। देखिए, अब सबसे पहला आपका आता है मैन्युअली ऑपरेटेड सब स्टेशन। मैन्युअली ऑपरेटेड सब स्टेशन, इन सब स्टेशन में लगे विभिन्न डिवाइस का ऑपरेशन ड्यूटी पर लगे अटेंडेंस, मतलब कि परिचालक द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो ड्यूटी है जिसकी, उसके द्वारा जो किया जाता है। इसके बाद आता है इसी के अंतर्गत ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सब स्टेशन। इन सब स्टेशन या इस सब स्टेशन का कंट्रोलिंग किसी एक आपके सुपरवाइजर द्वारा किया जाता है। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड सब स्टेशन का जो की है कंट्रोलिंग होता है वो एक सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है। देखिए, हमने सभी जो कि वर्गीकरण आपका काफी लंबा ना हो इसलिए हमने सभी में 2-2, 3-3 लाइन ही लिखी हैं। ठीक, इसी तरह से आपको भी वर्गीकरण लिखना है, जब आज जाकर आपको जो कि 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला आता है डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस पर एकमात्र डीसी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उसे हम डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते हैं। एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन किसको कहते हैं, वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस पर एकमात्र एसी इलेक्ट्रिक आपके इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उसको हम एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कि ये लिखे गए हैं कि आप लोगों को जो कि काफी आसानी से याद हो जाए। तीसरा हमारा आता है एसी तथा डीसी सब स्टेशन। एसी एंड डीसी सब स्टेशन के वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस पर एसी तथा डीसी दोनों टाइप की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उसको हम एसी तथा डीसी, एसी एंड डीसी सब स्टेशन जो कि है कहते हैं। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा इसी के अंतर्गत आता है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन क्या होता है कि बड़े इंडस्ट्री कंज्यूमर को ज्यादा पावर की जरूरत होती है, मतलब कि बड़े उद्योग में हमको जो कि है ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए इसके लिए अलग से सब स्टेशन बनाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है। ठीक, बनाए जाते हैं, बनाकर इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है। जो हमारे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एक हमें अलग से सप्लाई देनी होती है जिसके लिए हम अलग से सब स्टेशन बनाते हैं। इसी को हम जो कि है इलेक्ट्रिक आपके इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहते हैं। तीसरा हमारा इसके अंतर्गत आता है कि पावर फैक्टर करेक्टर आपके करेक्शन सब स्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को पावर बढ़ाने के लिए लाइन के आपके रिवर्सिंग एंड पर आपके साइक्रोनस कैपेसिटर लगाया जाता है। इस प्रकार के लो पावर फैक्टर के कारण ट्रांसमिशन लाइन तथा पावर आपके जनरेटिंग स्टेशन में हाई करंट फ्लो होने लग जाता है। हाई करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लग जाता है। ऐसे सब स्टेशन पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद चौथा इसी के अंतर्गत आपका आता है कि कन्वर्टिंग सब स्टेशन। देखिए, कन्वर्टिंग सब स्टेशन क्या है, बड़ी इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि आजकल पावर का उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन एसी करंट पर ही किया जाता है, परंतु इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन संबंधी कार्य जैसे कि बैटरी चार्जिंग आदि के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत हमको होती है। इसलिए जो सब स्टेशन एसी को डीसी में तथा या डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहते हैं।
ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कन्वर्टिंग सब स्टेशन। इसके बाद देखिए इसके बाद आपके आते हैं अगला, ठीक, क्लासिफिकेशन में हमारा 5वां पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक, ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर सबसे पहला आपका आता है लो वोल्टेज सब स्टेशन। देखिए लो वोल्टेज सब स्टेशन में 11 केवी से कम वोल्टेज वाले सब स्टेशन हमारे लो वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। 11 केवी से कम वोल्टेज वाले सब स्टेशन क्या कहलाते हैं, लो वोल्टेज सब स्टेशन। हाई वोल्टेज सब स्टेशन क्या है, 11 केवी से आपका 66 केवी तक के वोल्टेज, ठीक, वोल्टेज वाले सब स्टेशन हमारे क्या कहलाते हैं, हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। 132 केवी से 400 केवी तक वाले जो की है वोल्टेज वाले सब स्टेशन हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कौन से होते हैं, जिसमें जो की है 400 केवी से ऊपर के सब स्टेशन हमारे अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। इन सभी सब स्टेशन के बारे में भी जो की है हमने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा हाई, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज कौन कौन से होते हैं, ये हम आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं उनको ये जो की है पता होगा। इसके बाद 6वां पॉइंट हमारा इसमें आता है क्लासिफिकेशन में। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने केवल 2 चीजें जानी, एक सब स्टेशन क्या होता है और सब स्टेशन का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के सब स्टेशन आपके होते हैं। केवल ये 2 वीडियो लेक्चर, 2 टॉपिक के बारे में जो कि आज के वीडियो में हमने डिस्कस की है। देखिए 6वां आपका क्या आता है, ऑन द बेसिक ऑफ माउंटिंग एंड डिजाइन। देखिए आपके इंडोर टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, इंडोर टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होता है, देखिए इन सब स्टेशन में सभी डिवाइस को सब स्टेशन भवन के जो की है अंदर लगाया जाता है। देखिए जिस सब स्टेशन में सभी डिवाइस को आपके सब स्टेशन भवन के अंदर लगाया जाए उसको हम इंडोर टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते हैं। जनरली ऐसे सब स्टेशन 11 केवी कैपेसिटी वाले होते हैं, ठीक, परंतु यदि आपके सब स्टेशन के चारों ओर का वातावरण दूषित हो तो इन्हें 33 केवी तथा 66 केवी कैपेसिटी के लिए भी बनाया जाता है। इसमें स्विच गियर, हाई वोल्टेज पैनल तथा ट्रांसफार्मर इत्यादि लगाए जाते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन में। अब अगले आपके आते हैं आउटडोर टाइप सब स्टेशन। देखिए आउटडोर टाइप सब स्टेशन क्या होते हैं, इसको खुली जगह पर लगाया जाता है। देखिए वे सब स्टेशन जो आपके खुले स्थान पर लगाए जाएं उनको हम आउटडोर टाइप सब स्टेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका पहला आता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। इस प्रकार के सब स्टेशन सबसे सस्ते तथा छोटे होते हैं। इस सब स्टेशन में किसी भवन की जरूरत नहीं होती है। इसमें सभी डिवाइस आउटडोर मतलब कि आपके भवन के बाहर आउटडोर टाइप तथा डबल पोल आपके स्ट्रक्चर पर लगाए होते हैं, ठीक। दूसरा इसी के अंतर्गत आपका आता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। इन सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर को खुली जगह में उचित फाउंडेशन पर रखा जाता है। इस प्रकार के सब स्टेशन में आपके 300 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अब हम जो की है अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल स्टेशन में स्थापित विभिन्न प्रकार के रिएक्टर का वर्णन कीजिए। मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्टेशन में आपके विभिन्न प्रकार के जो रिएक्टर होते हैं उनका वर्णन कीजिए। मतलब कि कौन कौन से रिएक्टर जो कि उसमें होते हैं। पहला आपका होता है आपका टर्निंग रिएक्टर। देखिए टर्निंग रिएक्टर क्या होता है, टर्निंग रिएक्टर को कैपेसिटर के साथ 1 टन किए गए आपके फिल्टर सर्किट से आपके रेजोनेंस के साथ जोड़ा जाता है ताकि वे आपके हार्मोनिक्स या आपके कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को कम या फिल्टर कर सके, ठीक है। आपके टर्निंग रिएक्टर या तो सिस्टम में एक पैरेलल आपके कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, के साथ या फिर एक सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के साथ में जो कि है कनेक्ट होते हैं। इस तरह से जो कि आपके इसके कनेक्शन होते हैं। पहला होता है आपके पैरेलल कनेक्शन और दूसरा होता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इस तरह से आपका इसका कनेक्शन होता है टर्निंग रिएक्टर का। देखिए इसके बाद आपका अगला आता है आर्क सप्रेशन रिएक्टर। देखिए आर्क सप्रेशन रिएक्टर एक सरल रेखीय रिएक्टर होता है। इसका मैग्नेटिक रोड किसी भी व्यवस्था में या किसी भी स्थिति में आपके सैचुरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि रिएक्टर का क्रोड मैग्नेटिक आपके मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक। आर्क सप्रेशन का डिजाइन ऐसा होता है कि इसका रिएक्टर फॉल्ट की कंडीशन में या फॉल्ट की स्थिति में अर्थ प्रवाही आपके शॉर्ट सर्किट करंट के मान को जो कि है प्रोटेक्टली 0 कर देता है। मतलब कि उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। अर्थात आर्क को आपके सप्रेस कर देता है, मतलब कि बुझा देता है।
आर्क बुझा देता है। आर्क सप्रेस का मेन आपके पर्पज़ आर्क या आपका जो मुख्य सिद्धांत होता है क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, आर्क करंट को कम करना है। एक आर्क सप्रेसर रिएक्टर निश्चित रूप से एक अर्थ फॉल्ट को जो कि है दूर नहीं कर सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला आपका इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत जो कि अगला टॉपिक आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपसे कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि बस बार रिएक्टर क्या होता है। देखिए बस बार रिएक्टर के बारे में हम जानते हैं। बस बार रिएक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉल्ट की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉल्ट की उपस्थिति में आपके सर्किट में प्रवाहित होने वाले शॉर्ट सर्किट करंट का मान किसी निश्चित मान तक सीमित रखने के लिए आपके रिएक्टर के आपके रेजिस्टेंस का मान अनचेंजेबल होना चाहिए, मतलब कि बदलना नहीं चाहिए। आप देखिए रिएक्टेंस का मान अनचेंजेबल बनाए रखने के लिए रिएक्टर के कोर को आपके सैचुरेट कंडीशन में रखना आवश्यक होता है, मतलब कि ज़रूरी होता है। वह रिएक्टर जो आपके इंडिविजुअल जनरेटर तथा आपके इंडिविजुअल फीडर का आपके सेपरेटेड सेक्शन बनाने के लिए बस बार में कनेक्ट किया जाता है, बस बार रिएक्टर कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कि दो तरह के सिस्टम आपके आते हैं, रिंग सिस्टम ऑफ बस बार रिएक्टर और दूसरा आता है टाई बार सिस्टम ऑफ बस बार रिएक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो क्वेश्चन बैंक्स में भी आपको लिखा है, और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं तो उसमें भी जो कि इसके बारे में लिखा है। अगर नोट्स में ना हो तो क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया। देखिए अब अगला जो आता है कि मेन कंपोनेंट ऑफ 11 kV सब स्टेशन, मतलब कि 11 kV सब स्टेशन में आपके मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जो कि हम जानते हैं। देखिए पहला क्या है, इंसुलेटर। जब सप्लाई पहले ही बाधित हो जाती है तो आपके इंसुलेटर आने वाले सर्किट को ब्रेक करते हैं। ठीक, आपके इंसुलेटर आने वाले सर्किट को जो कि क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में सभी को पता है, त्वरित चालक जिसको हम कहते हैं, ये क्या करते हैं ये आपके सब स्टेशन को आकाशीय बिजली से बचाने का काम करते हैं। ठीक, इसके बारे में सभी लोगों को जो कि पता है। अगला आता है सीटी मीटरिंग। ठीक, सीटी मीटरिंग मतलब कि आपका करंट ट्रांसफार्मर मीटरिंग, जब इसका सेकेंडरी टर्मिनल मीटरिंग डिवाइस पैनल से जुड़ा होता है तो आपके मीटरिंग सीटी करंट, आपका करंट ट्रांसफार्मर करंट मापता है और आपके करंट को रिकॉर्ड करता है। करंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है। चौथा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। ठीक, पांचवा आता है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक क्या है, कैपेसिटर बैंक में कैपेसिटर करंट सीरीज या पैनल जो कि है पैरेलल में होते हैं। कैपेसिटर का मुख्य कारण जो कि है लाइन फैक्टर में सुधार करना होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला कंपोनेंट आपका 11 kV सब स्टेशन में लगा होता है क्या, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर लाइन के माध्यम से फ्लो करने के लिए आपके अबनॉर्मल या आपके फॉल्ट्स को रोकता है। यह इलेक्ट्रिकल स्विच का टाइप होता है जो सिस्टम में खराबी आने पर आपके कॉन्टैक्ट्स को जो कि है ओपन या क्लोज कर देता है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका देखिए इसका सातवां जो कि है इसमें कंपोनेंट कौन सा है, आपका कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। कंडक्टर का यूज सब स्टेशन पर अलग अलग एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए जो कि है किया जाता है। आठवां आपका आता है क्या, इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जिसके माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। इंसुलेटर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का विरोध करते हैं। इंसुलेटर का यूज इंसानों या शॉर्ट सर्किट के संपर्क से बचाने के लिए आपके सब स्टेशन में किया जाता है। अगला आपका आता है नौवां बस बार। देखिए बस बार क्या है, यह करंट को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट मतलब कि दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करता है। बस बार क्या करता है, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। यह एक तरह का इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है जिसमें जो कि है इनकमिंग तथा आउटगोइंग करंट पाथ होते हैं। जब भी आपके बस बार में कोई फॉल्ट होता है तो आपके स्पेसिफिक आपके सेक्शन से जुड़े पूरे कॉन्टैक्ट जो कि है कम समय में जो कि है आपके कंपोनेंट कम समय में पूरे सर्किट से जो कि है ट्रिप
कर देना चाहिए। ठीक, क्या कर देना चाहिए, इसको ट्रिप कर देना चाहिए। आपका अगला जो आता है लास्ट, बैटरीज। देखिए बैटरीज के बारे में जो कि है आपसे एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बैटरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बैटरीज, ठीक, बैटरीज सब स्टेशन के पार्ट जैसे कि इमरजेंसी लाइटनिंग, ठीक, रिले सिस्टम और आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल सर्किट को जो कि है बैटरी के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि चलाया जाता है। देखिए स्टोरेज बैटरी दो प्रकार की होती है। स्टोरेज बैटरी कितनी, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एसिड एल्काइन बैटरी, ठीक, एक आपकी होती है कौन सी, एसिड एल्काइन बैटरी, दूसरी होती है लेड एसिड बैटरी। ठीक, दो तरह की आपकी बैटरी होती है स्टोरेज वाली। देखिए लेड एसिड बैटरी का यूज जो कि ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह हाई वोल्टेज देती है तथा आपकी सस्ती भी यह होती है। अब बैटरी का मेंटेनेंस जो कि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए पहला है कि सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो कि है तल आपके प्लेटों से लगभग आपके 25 mm ऊपर होना चाहिए। ठीक, सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ का आपके अपेक्षित घनत्व 1.18 से कम होना चाहिए। सेल के टर्मिनल साफ होना चाहिए। चार्जिंग के समय आसपास खुली आग जो कि है नहीं होना चाहिए। ठीक, खुली आग नहीं होना चाहिए और बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। देखिए एक जो सीमित समय होता है बैटरी का, वहीं तक जो कि है बैटरी को जो कि है चार्ज करना जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है बस बार सिस्टम। देखिए बस बार सिस्टम में जब भी आपसे पूछा जाए बस बार सिस्टम क्या है, इसको बताइए, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक, ये डायग्राम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आपके देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये आपके सर्किट ब्रेकर है। ठीक, ये आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये आपका सिंगल बस बार है, ये आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये सर्किट ब्रेकर है, ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। सिंपल सा डायग्राम है, अगर आप देखना चाहें तो इसमें हम लिखेंगे कि यह सिस्टम सस्ती तथा सरल होती है, लेकिन इसके अंदर दो कमियां होती है। कौन कौन सी? पहली कमी इसके अंतर्गत होती है क्या, सिंगल बस बार का मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई को बिना ब्रेक किए संभव नहीं है, मतलब कि इसका मेंटेनेंस सप्लाई को ब्रेक किए बिना संभव नहीं है। दूसरा है सब स्टेशन का विस्तार बिना आपके शट डाउन किए संभव नहीं है। सब स्टेशन का विस्तार करना भी इसको बिना शट डाउन किए संभव नहीं है। ठीक, इस सब स्टेशन में डिवाइस का आपके कनेक्शन बहुत सरल होता है, लेकिन यह फिर भी 33 kV तथा इसके ऊपर उपयोग नहीं होती है। अब इसके बाद आता है आपका अगला डबल बस बार सिस्टम। देखिए डबल बस बार सिस्टम क्या है, डबल बस बार सिस्टम का सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ये आपका मेन, ये आपका स्पार, ठीक, ये आपके जो कि सर्किट ब्रेकर, ये आपके बस कपलर है, ठीक, ये आपके सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ये आप सप्लाई, ठीक है। इस तरह से आप डबल आपके बस बार सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे क्या कि इस सिस्टम में दो आपके आइडेंटिकल बस बार का यूज किया जाता है, जिससे प्रत्येक लोड को किसी भी बस बार द्वारा जो कि है लोडिंग किया जा सकता है। देखिए ऑपरेशन से किसी भी बस बार को रख रखाव के लिए तथा आपके इंसुलेटर की सफाई के लिए ब्रेक या अलग किया जा सकता है। जहां लोड को जो कि है कंटिन्यू सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहां पर इस सिस्टम का यूज किया जाता है। सप्लाई को ब्रेक किए बिना इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। जो आपका डबल बस बार सिस्टम होता है, सप्लाई को ब्रेक किए बिना भी जो कि इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है, लेकिन सिंगल बस बार में यह संभव नहीं है। रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। रिएक्टर क्या होता है, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाले वाइंडिंग को रिएक्टर कहते हैं। हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली वाइंडिंग को क्या कहते हैं, हम रिएक्टर कहते हैं। आपके इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के किसी सर्किट की इम्पीडेंस मतलब कि प्रतिबाधा बढ़ाने के लिए रिएक्टर को उस सर्किट ब्रेकर के सीरीज में जोड़ा जाता है। सामान्यतः इसको आपके जनरेटर या आपके बस बार तथा फीडर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, आपके फीडर की सीरीज में जो कि क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक जो आपके 5th लेसन के आते हैं। अगला देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 5th लेसन में है, वो है 11 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। आपसे पूछ लेगा कि 11 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम आप बनाइए, तो इस तरह से जो कि कुछ आपको इसका डायग्राम बनाना है। देखिए ये 11 kV की लाइन जो कि यहाँ से आ रही है, ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो कि है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो 11 kV जो कि है 0.1 kV देता है। ठीक, 11 kV आपका मीटरिंग
इक्विपमेंट पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर आपका है 11 kV OCV मतलब कि ऑयल को आपका सर्किट ब्रेकर 3 कोर और हाई टेंशन केबल का, ठीक है। ये आपका लगा हुआ है आपका 500 kVA का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपका नीचे दूसरा इक्विपमेंट जो है इसको हम कहते हैं क्या, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा LTCB आपका लो टेंशन सर्किट ब्रेकर, ठीक। यहाँ पर लो टेंशन आपका बस बार है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं आपका लो टेंशन स्विच लगे हुए हैं। LT को हम कहते हैं क्या, लो टेंशन स्विच। इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए 11 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, 63 एम्पियर और 200 एम्पियर यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या है, आपका आउट गोइंग फीडर, ये आपका क्या है, आउट गोइंग फीडर है ये सभी। तो इस तरह से जो कि आपको इसका डायग्राम सबसे पहले बनाना होगा। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे ये हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या कि देखिए हम आपको किताब से जो कि इसको पढ़ा रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि सबस्टेशन, स्थानीय क्षेत्र के लिए एनर्जी सप्लाई देता है। सभी लोगों को पता है कि जो सबस्टेशन होते हैं वो हमारे जो स्थानीय क्षेत्र हैं उसको सप्लाई देने का काम करते हैं, जिसमें लाइन स्थित होती है। सबस्टेशन का मुख्य कार्य जनरेटिंग स्टेशन को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट एनर्जी को कलेक्ट करना होता है, जो कि फिर वोल्टेज को स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक उचित मान पर काम जो कि है कम करना और आपके स्विचिंग के लिए आपकी सुविधा देना होता है। सबस्टेशन दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण स्विचिंग प्रकार का जहां ट्रांसमिशन लाइन के बीच अलग कनेक्शन बनाया जाता है, और दूसरा आपके कन्वर्टिंग स्टेशन जो AC और DC या आपके इसके विपरीत में AC या DC या इसके विपरीत में परिवर्तित करना, और आप फ्रिक्वेंसी को हाई से निम्न या हाई से मतलब कि लो या लो से हाई में परिवर्तित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, जो कि और आगे पढ़ लें। हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो आपका जो कि है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस जो कि है डायग्राम की आपको फ़ोटो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो हमारा आता है जिसका नाम है क्या, न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है। देखिए अगर आपसे पूछ रहे कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है तो उसके बारे में हम जान ले कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है। देखिए थ्री फेज सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ से सीधा या कुछ सर्किट एलिमेंट के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहते हैं। मतलब कि थ्री फेज सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को आपके अर्थ से सीधा या किसी अलग या दूसरे एलिमेंट की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थ फॉल्ट के दौरान करंट पथ को जो कि है अर्थ के न्यूट्रल और आपके प्रोटेक्टिव उपकरण के माध्यम से पूरे किया जो आपके फॉल्टी कंडक्टर को बाकी सिस्टम से अलग करने के लिए कार्य करता है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक, जो कि अर्थ से हमने इसको जोड़ने का काम किया। ये आपके फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये आपका R फेज है, Y फेज है, आपका V फेज है, ठीक है। इसको हमने जो कि अर्थ से इस तरह से जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें आगे लिखेंगे क्या, न्यूट्रल अर्थ के साथ एक थ्री फेज स्टार डेल्टा आपके स्टार कनेक्शन सिस्टम, न्यूट्रल अर्थ के साथ एक थ्री फेज स्टार आपके कनेक्टेड सिस्टम, इसका डायग्राम है जो कि आपका ये है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि मान लीजिए कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पॉइंट पर आपके लाइन R में होता है, यह ग्राउंड पाथ के माध्यम से जो कि प्रवाह का कारण होता है, ठीक। इसके बाद हम इसी में आगे लिखेंगे कि ध्यान दे कि करंट फ्लो R फेज से आपके अर्थ तक होता है। जो आपका चित्र में बना हुआ है वही आपको जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए क्या है कि R फेज से आपका अर्थ तक जो कि कनेक्ट है, फिर आपके न्यूट्रल पॉइंट N और R फेज से जो कि है चूँकि करंट पाथ का इम्पीडेंस कम होता है, इसलिए इस मार्ग या पाथ से अधिक करंट फ्लो होता है। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि यह करंट फेज में लगे आपके फ्यूज को उड़ा देगी और आपके फॉल्टी लाइन को अलग कर देगी। इससे क्या होगा, सिस्टम पर फॉल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इसके लाभ हम जान लेते हैं। लाभ क्या क्या हैं आपके, देखिए ग्राउंडिंग और आपके ग्राउंड के कारण आपके हाई वोल्टेज को समाप्त कर दिया जाता है। और देखिए प्रोटेक्टिव फॉल्ट का उपयोग आपके अर्थ के फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करने किया जा सकता है। यदि किसी भी लाइन पर
आपके अर्थ फॉल्ट होता है तो फॉल्टी लाइन को अलग करने के लिए प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होगी। ठीक, तीसरा इसमें हम आगे लिखेंगे कि ओवर वोल्टेज के कारण लाइटिंग अरे आपके अर्थ से डिस्चार्ज होती है। ठीक, चौथा इसमें हम लिखेंगे उपयोग आपका, इससे चौथा लाभ इसका क्या है, देखिए यह काम करने के लिए वर्कर और आपके डिवाइस को जो कि है अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। और पांचवा है कि ऑपरेटिंग और आपके मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो कि है क्या होती है, कम होती है। अब इसके बाद जो कि अगला टॉपिक हमारा आता है मेथड ऑफ आपके न्यूट्रल ग्राउंडिंग। मेथड ऑफ अगर न्यूट्रल ग्राउंडिंग अगला टॉपिक नहीं है, इसी के अंतर्गत लिखना है, मतलब कि कितने आपके तरीके होते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग करने के। तो देखिए आपके सॉलिड अर्थिंग ग्राउंडिंग, ठीक, रेजिस्टिंग अर्थिंग ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग और आपके आर्क सस्पेंशन कॉइल ग्राउंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला दूसरा आपका टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है क्या, SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। आपसे पूछ भी सकता है ये क्या GIS क्या है, GIS क्या होता है, इसके बारे में जो बताइए। तो ये इसका फुल फॉर्म जो कि यही होता है SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। देखिए वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिसके सभी लाइव पार्ट को SF6 द्वारा जो कि है इंसुलेटेड किया जाता है, वह आपका SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहलाता है। इसकी डिज़ाइन जनरली 66 kV से वोल्टेज के लिए जो कि होती है, 66 kV से वोल्टेज के लिए की जाती है। इस करंट सब स्टेशन के बस बार्स आपके स्विचेज, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि आपके मेटल इक्विपमेंट SF6 गैस से भरे हुए आपके मेटल और आपके इनक्लोज आपके मॉड्यूल में रखे जाते हैं। सभी मॉड्यूल को अर्थित किया जाता है। इस प्रकार SF6 गैस द्वारा फेस तथा अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसी में मांगे लिखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। इसके लाभ होते हैं कि नॉर्मली पहला आपका होता है क्या, आपके कॉम्पैक्टनेस। ठीक, पहला आपका होता है कॉम्पैक्टनेस। देखिए नॉर्मली सब स्टेशन के आपके मुकाबले SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के लिए किसी एक आपका 10% स्थान की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कि इसके लिए जो कि है कम से कम स्थान की हमको ज़रूरत होती है। दूसरा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आपके प्रोटेक्शन फ्रॉम आपके पॉल्यूशन, मतलब कि आपके प्रदूषण से जो कि है आपका बचाता है। SF6 आपके GIS को जो कि है बाहर की गर्मी, सर्दी, बारिश, बर्फ आदि जलवायु आपके कुप्रभाव तथा बाहरी धूप, धूल, मिट्टी आदि वायुमंडलीय पॉल्यूशन से बचाने के लिए इसे एक छोटी सी इमारत के अंदर आपके इंस्टॉल या स्थापित कर प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। इसके लिए जो कि है मेंटेनेंस में जो कि है बचत होती है। मतलब कि सीधा सा मतलब है कि इसमें जो कि है मेंटेनेंस कम से कम होती है। SF6 गैस टाइप्स आपके सब स्टेशन मेंटेनेंस फ्री होते हैं, केवल गैस आपके मॉनिटर सिस्टम की विजुअल चेक करने की ज़रूरत होती है। चौथा है कि लेस आपके इंस्टॉलेशन टाइम, मतलब कि इसको लगाने का टाइम जो कि है सबसे कम होता है। इसको फैक्ट्री में ही असेंबल करने जाने से स्थान पर इसके आपके इंस्टॉलेशन में कुछ सप्ताह का समय ही लगता है, मतलब कि इसको इंस्टॉल करने का समय बहुत ही कम होता है। पांचवा है कि पीरियड आपका आपके इंटरप्शन आर्क बुझाने के लिए SF6 गैस का प्रयोग सर्किट ब्रेकर यूनिट में जो कि है किया जाता है। तो इस तरह से जो कि है हमने आज आपका जो कि है 5th लेसन पूरा कंप्लीट कर दिया है और इसमें जितने भी आपके टॉपिक थे इन सभी को कवर कर दिया है। और साथ ही साथ SGP सब्जेक्ट था ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में जो कि हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर की सभी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।